सो टुडे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट्स। ये सिविक्स का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, और इस चैप्टर का नेम क्या है? वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। इट मीन्स व्हाट कि एक डेमोक्रेसी को चलने के लिए कुछ इंस्टीट्यूशंस की नीड होती है, यानी उसके जो एलिमेंट्स हों, उसके पार्ट्स हों और उनकी वर्किंग जो है उस डेमोक्रेसी का अहम पार्ट बनती है, उस डेमोक्रेसी को चलाती है। तो सबसे पहली बात है कि किसी भी डेमोक्रेसी में, हमने पिछला चैप्टर पढ़ा था, पिछले जितने भी चैप्टर पढ़े 3 चैप्टरों में हमें ये चीज़ समझ में आ गई है कि डेमोक्रेसी में जो रूलर्स होते हैं उनको इलेक्ट करने वाले हम ही लोग होते हैं, एंड दे हैव टू फॉलो रूल्स। कुछ रूल्स होते हैं, उनको उन्हें फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो ये चैप्टर इसी बारे में है कि हमारे यहाँ जो इंस्टीट्यूशंस हैं, अब कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं वो आगे देखेंगे हम, वो कौन है, क्या है, कैसे काम करती हैं। ठीक है, तो वो 3 इंस्टीट्यूशंस हैं। एक तो लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशियरी है। ठीक है, आई होप यू न्यू और समथिंग अबाउट इट फ्रॉम योर अर्लियर क्लासेस कि ये तीनों क्या काम करती हैं, और इस चैप्टर में इन्हीं तीनों के बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। सो पहली चीज़ जो पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में वो है कि हाउ इज़ अ मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन। हमारी डेमोक्रेसी में, हमारी कंट्री में जो मेजर डिसीजंस हैं जो गवर्नमेंट लेती है वो कैसे लिए जाते हैं, उसका प्रोसीजर क्या होता है, कौन लोग मिलकर के डिसीजंस लेते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को एक एग्जांपल के जरिए पहले समझने की कोशिश करते हैं कि 1990 में गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर पास किया था, इंडियन गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट ने, कि जो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास हैं उनको 27% रिजर्वेशन दिया जाएगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स हैं। ये 13 अगस्त 1990 को गवर्नमेंट ऑर्डर लेती है, ऑर्डर करती है सभी के लिए कि ये होना है। अब इस ऑर्डर को लेने वाले कौन थे, इस ऑर्डर को लेने के पीछे प्रोसीजर क्या होता है, जितने भी हमारे ऑर्डर्स लिए जाते हैं गवर्नमेंट लेती है। जैसे कि अभी C-70 का एबोलिशन हुआ, जो कश्मीर वाली, ऐसी कितनी भी चीज़ें, कितने एक्ट्स आए, तो वैसे ही ये भी एक एक्ट था। तो हमें समझ जाएंगे इसको जानकर कि किसी भी एक्ट को बनाने वाले कौन होते हैं, उनके पीछे प्रोसीजर क्या होता है, ये सब बातें इसमें हम जानेंगे। ठीक है, तो पहले हम जान लेते हैं कि गवर्नमेंट में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं एक गवर्नमेंट के, उसके एलिमेंट कौन कौन है। तो सबसे पहले तो आते हैं प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो हैं वो हेड होते हैं किसी गवर्नमेंट के, और वो सबसे बड़ी फॉर्मल अथॉरिटी होते हैं। ठीक है, हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी ऑफ अ कंट्री, ऑफ आवर कंट्री इज प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, और जो प्रेसिडेंट होते हैं उनके पास इतनी कोई पावर्स नहीं होती हैं, जो कंट्री में डिसीजंस लेने में उनकी कोई बहुत अहम भूमिका नहीं होती है। ऑल्दो देयर इज़ फॉर्मल इम्पोर्टेंस, बट एक्चुअल में इतनी पावर्स उनके पास नहीं होती हैं। तो किसके पास होती हैं? तो दैट इज़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उनके पास सबसे ज़्यादा पावर्स होती हैं, वही सारे डिसीजंस को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो वो कैबिनेट के हेड होते हैं, प्राइम मिनिस्टर यानी मिनिस्टर्स के हेड, और वो कैबिनेट मीटिंग्स में सारे डिसीजंस लेते हैं और डिसाइड करते हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या होंगी, कैसे का सा काम होने वाला है, कौन से डेवलपमेंट प्रोग्राम चलने वाले हैं, और गवर्नमेंट कहाँ पे पैसा लगाने वाली है और कैसे पैसे आएंगे, ये सब चीज़ें वही डिसाइड करते हैं। तो सबसे ज़्यादा पावर उनके पास होती है। अब हमारी जो पार्लियामेंट है, संसद, उसके 2 हाउस होते हैं और प्रेसिडेंट भी उसी के पार्ट होते हैं। तो बेसिकली इट हैज़ 3 पार्ट्स। अब 2 हाउस कौन से होते हैं? अपर हाउस और लोअर हाउस। ठीक है, अपर हाउस को हमारे यहाँ बोलते हैं राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, और लोअर हाउस को बोलते हैं लोकसभा, हाउस ऑफ पीपल। ठीक है, तो अभी हमने एक बात की थी कि SEBC आया था, यानी कि सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के लिए रिजर्वेशन आया था 1990 में। उसका प्रोसीजर क्या है, उसके प्रोसीजर से हम जान पाएंगे कि किसी भी एक्ट का प्रोसीजर क्या होता है इंडिया के अंदर। तो सबसे पहले जब प्रोसीजर आया था तो एक नीड फील की गई, उस टाइम डिमांड थी कि जो कुछ क्लासेस हमारे यहाँ हैं जो काफ़ी ऑप्रेस्ड हैं, उनको जो हमारे यहाँ कोई प्रिविलेज नहीं मिला हुआ या उनको कोई भी फैसिलिटीज़ जो है वो इक्वलिटी, जैसी जितनी भी क्वालिटीज़ होती हैं, जितने भी राइट्स हैं वो नहीं मिले हुए हैं, तो उनको आगे लाने के लिए
एक गवर्नमेंट ने ही कमेटी बिठाई कि ये कमेटी देखेगी कि हमारे यहाँ कौन कौन सी वो क्लासेस हैं, उनका एक ग्रुप बनाएगी और फिर उन क्लासेस के लिए कुछ गवर्नमेंट करेगी, उनको रिजर्वेशन देगी। तो इसके लिए मंडल कमेटी 1980 में बना दी गई थी और वो 10 सालों तक काम करती रही, देखती रही कौन कौन से बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनको किस बेसिस पे डिसाइड किया जा सकता है। और 10 सालों में करने के बाद उनको गवर्नमेंट को ये चीज़ उस कमेटी ने सौंपी कि मैंने ये डिसाइड किया है कि इन लोगों के लिए आप रिजर्वेशन ला सकते हैं और कितने % ला सकते हैं ये भी उन्होंने डिसाइड किया था, गवर्नमेंट को बताया। गवर्नमेंट ने वो चीज़ ले ली और उस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए वो काम करने लगे और उन्होंने ये बात डिसाइड की कि ऐसा होने वाला है। तो उसके बाद क्या हुआ, सबसे पहले प्रेसिडेंट आते हैं 1990 में और अनाउंस करते हैं कि ऐसा होने जा रहा है, रिजर्वेशन की जो है बात की गवर्नमेंट ने और 27% रिजर्वेशन होने जा रहा है। उसके बाद फिर क्या हुआ, यूनियन कैबिनेट जो थी, मंत्रिमंडल जो था, उन्होंने डिसीजन लिया कि हम इस तरीके से रिजर्वेशन लाने जा रहे हैं। फिर यूनियन कैबिनेट ने डिसाइड कर लिया। उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने इस स्टेटमेंट बोथ हाउस में स्टेटमेंट दिया, अपर हाउस और लोअर हाउस में, कि रिजर्वेशन आने जा रहा है। ठीक है, फिर उस रिजर्वेशन को उन्होंने बताया और वहाँ पे डिक्लेयर करने के बाद कैबिनेट ने उस डिसीजन को वापस डिपार्टमेंट को भेज दिया। अब डिपार्टमेंट कौन सा, जिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड वो एक्ट था उस डिपार्टमेंट को भेज दिया। जैसे ये पर्सनल डिपार्टमेंट था, पर्सनल एंड पेंशन डिपार्टमेंट, उस पर भेज दिया और उस डिपार्टमेंट ने इसको आगे फॉरवर्ड कर दिया थ्रू आउट द कंट्री में, जितने ऑफिशियल ऑफिसर्स थे उनको भेज दिया और ये पूरे देश में उस दिन से एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा प्रोसीजर था कि प्रेसिडेंट आएंगे, फिर प्रेसिडेंट अनाउंस करेंगे, यूनियन कैबिनेट डिसीजन लेगी, पीएम दोनों हाउस में बताएंगे और बताने के बाद कैबिनेट वापस उसको डिपार्टमेंट में भेज देगी। वो मंत्री जो होंगे अपने डिपार्टमेंट को उसको भेज देंगे, वहाँ से एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो किसी भी एक्ट को ये लाने का प्रोसीजर होता है। तो ये एक्ट जैसे ही आया उसके बाद से पूरी कंट्री में डिबेट्स चालू हो गई। हर एक पर्सन वॉज डिबेटिंग दैट दिस इज समथिंग रॉन्ग, समवन सेइंग दिस इज राइट। कुछ कह रहे थे कि रिजर्वेशन की वजह से जो सामान्य लोग हैं, जनरल, उनके अधिकार छीन जाएंगे। अगर वो अच्छे मार्क्स लाते हैं या अच्छा करते हैं फिर भी उनकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लग पाएगी, क्योंकि जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके कम मार्क्स पे भी उनको रिजर्वेशन मिला हुआ है, तो वो हो जाएंगे, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। कुछ कह रहे थे अच्छा है क्योंकि वो बहुत दबे कुचले लोग हैं और उन तक सही चीज़ें नहीं पहुंच पा रही थी, वो लोग नहीं पहुंच पा रहे थे, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो उनके लिए ये चीज़ें सही हैं। बट इस बुक में कहा गया है, इस चैप्टर में, कि हम ये डिबेट नहीं कर रहे हैं कि ये चीज़ अच्छी थी या गलत थी, हम बस ये जान रहे हैं कि किसी भी एक्ट को लाने का प्रोसीजर क्या होता है। उसके बाद जब डिबेट हुई तो कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में PIL, ठीक है, यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेसी, इस चीज़ को दाखिल कर दिया, एडमिट कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट को, कि PIL का मतलब होता है कि कोई भी किसी भी गवर्नमेंट फैसले को गवर्नमेंट एक्ट के अगेंस्ट जा कर के सुप्रीम कोर्ट में बात कह सकता है कि ये चीज़ गलत है और हमें इसके लिए जस्टिस चाहिए। कोई भी, उसके साथ अन्याय हुआ हो ना हुआ हो, लेकिन कोई भी जाकर कह सकता है किसी और के लिए भी। तो ऐसा हो गया। तो उसमें इंदिरा साहनी ने ये दायर कर दिया वहाँ जा कर के सुप्रीम कोर्ट में, और इस केस को नाम दिया गया इंदिरा साहनी एंड अदर्स, कुछ लोग और भी थे उनके साथ, वर्सेस यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये चालू हो गया वहाँ पे और सुप्रीम कोर्ट में केस चालू हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने फिर आफ्टर 3 years 1993 और 1992, 2 या 3 सालों के बाद अपना डिसीजन लिया और डिसीजन दिया कि गवर्नमेंट सही है, रिजर्वेशन सही है, कुछ गलत नहीं है इसमें। बट एक सलाह दी कि गवर्नमेंट जो है, जो बैकवर्ड क्लासेस में अमीर लोग आते हैं उनको इस लिस्ट से हटा दे, उनको फ़िल्टर करे, उनको हटा दे, उनको लाभ ना दे, क्योंकि पहले से अमीर हो गए हैं वो, उनको नहीं ज़रूरत है। तो ये गवर्नमेंट को उन्होंने बताया सुप्रीम कोर्ट ने, और गवर्नमेंट ने फिर अगले ही टाइम उसमें सुधार किया और सभी कंट्री में जहाँ ऑफिशियल्स थे वहाँ तक भेजी खबर कि ये चीज़ लागू की जाएगी, जो अमीर लोग हैं उनको नहीं दिया जाएगा उनमें से। तो उन्हीं में से जो अमीर लोग थे उनको नहीं दिया जाएगा, और फिर ये फिर से लागू कर दिया गया और ये पूरी तरीके से वैलिड है और अभी भी चल रहा है। तो अब हम देखेंगे कि हमें किसी भी इंस्टीट्यूशन की नीड क्यों है ना। तो नीड का मतलब जानने से पहले हम देखेंगे कि गवर्नमेंट के क्या वर्क होते हैं। तो गवर्नमेंट हमें सिक्योरिटी देती है,
हमारे राइट्स को छीनने के अगेंस्ट सिक्योरिटी मिलती है, हमारे साथ कुछ गलत ना हो इसकी सिक्योरिटी मिलती है। और गवर्नमेंट लोगों से टैक्सेस ले करके डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाती है और वेलफेयर प्रोग्राम्स चलाती है। तो इन प्रोग्राम्स का स्ट्रक्चर डिसाइड करने के लिए कोई होना चाहिए कि कौन से प्रोग्राम चलाए जाएंगे, कौन सी स्कीम लाई जाएगी, किस तरीके से डेवलपमेंट किया जाएगा, ठीक है। और कुछ होने चाहिए इस स्ट्रक्चर को एग्जीक्यूट करने वाले कि भाई प्लान बन चुका है, अब इसको एग्जीक्यूट करो, नंबर 2 हो गया। और कुछ होने चाहिए जो ये डिसाइड करें कि जो प्रोग्राम लाया गया है वो सही है या गलत है, या वो प्रोग्राम जब आ जाए और हम में से किसी को दिक्कत हो रही है कि हमें लग रहा है प्रोग्राम गलत है, सो समवन वांट्स टू नो दैट दिस इज़ राइट और रॉन्ग, और ही फील्स दैट दिस इज़ नॉट जस्टिस टू हिम, तो वो क्या करता है, कुछ लोग होने चाहिए जो इसको डिसाइड करें, उस कॉन्फ्लिक्ट को दूर करें कि ये सही है या गलत है, उसको न्याय दें। तो 3 बातें कर ली, यही 3 काम होते हैं एग्जीक्यूटिव, नंबर वन लेजिस्लेटिव जो डिसाइड करें कि क्या स्ट्रक्चर बनेगा, फिर एग्जीक्यूटिव जो उसको लागू करें उस प्लान को, और तीसरा जो ये बताएं कि वो प्लान सही था या गलत था, वो होते हैं जुडिशियरी, ठीक है। अब इन तीनों का अगर हम एक एक मेंबर लें तो लेजिस्लेटिव का हो सकता है प्राइम मिनिस्टर जो बनाते हैं या एक उनके लीडर हैं। दूसरा एग्जीक्यूटिव जो एग्जीक्यूट करते हैं, उनमें हो सकते हैं सिविल सर्वेंट्स, IAS IPS, ये जो किसी भी रूल जो गवर्नमेंट होती है उनको एग्जीक्यूट करने इनका काम होता है मेन, कोई प्रोग्राम है, कोई डेवलपमेंट प्रोग्राम, कोई स्कीम। और तीसरा सुप्रीम कोर्ट जुडिशियरी के लिए जो ये डिसाइड करता है किसी कोई कॉन्फ्लिक्ट खड़ा होता है किसी डेवलपमेंट प्रोग्राम या किसी एक्ट के लिए, तो उसका निपटारा करते हैं, ठीक है। अब क्या है, अगर ये तीनों ही जो डिविजन्स हैं किसी डेमोक्रेसी के काम के लिए, ये तीनों अगर सही से काम करते हैं तो ही कोई डेमोक्रेसी आगे बढ़ सकती है, वो स्ट्रेंथन हो सकती है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि एक्चुअल में इन इंस्टीट्यूशंस के साथ वर्क करना इज़ नॉट ईजी। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या होता है कि कुछ भी प्रोग्राम बनने में बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है, बन तो गया, अब उसको एग्जीक्यूट करने में बहुत टाइम लग जाता है। और तीसरा, फिर अगर उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट खड़ा होता है तो हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जा कर के कोई डिसीज़न कितने दिन बाद निकलता है, तो डेमोक्रेसी में टाइम बहुत लगता है चीज़ें होने में। तो ये बेनिफिशियल भी है और हार्मफुल भी है, बट बेनिफिशियल ज़्यादा है, क्योंकि इससे क्या होता है, कोई भी गलत फैसला आगे नहीं बढ़ पाता है, बिकॉज यहाँ पे सबसे डिस्कशन किया जाता है, सबसे राय ली जाती है, हर कोई अपनी बात बताता है, इसके अगेंस्ट बातें होती हैं कि ऐसा गलत है, ऐसा गलत है, प्रोटेस्ट होते हैं, तो गलत चीज़ें नहीं आ पाती हैं। सही चीज़ें आने में टाइम लग जाता है, बट इससे गलत भी चीज़ें नहीं आ पाती हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ मोर बेनिफिशियल दैन हार्मफुल, ठीक है। तो हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हम ये समझिएगा कि इंस्टीट्यूशन की नीड क्यों है, क्योंकि बिना इंस्टीट्यूशन के कोई डेमोक्रेसी आगे नहीं बढ़ सकती है, ठीक है। अब बढ़ते हैं पार्लियामेंट, जो पहली इसकी पार्ट थी लेजिस्लेटिव, मैंने बोला, उसका ही अलग नाम है पार्लियामेंट हमारे कंट्री के लिए। तो अब अपनी पार्लियामेंट पे आएंगे कि ये जो लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेटिव है, ये कैसे काम करती है। तो अगर पार्लियामेंट है हमारे यहाँ तो वो क्या करती है कि गवर्नमेंट, अगर वही एग्जांपल वापस जाएं हम, जो SEBC का था, यानी सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास का, तो उसमें हुआ क्या था, पहले एक कमिटी जो नीड फील हुई कि बैकवर्ड लोगों के लिए कुछ करना चाहिए, रिजर्वेशन देना चाहिए, नीड है, तो वैसा जब मंडल कमेटी बना दी फिर उन्होंने, और मंडल कमेटी ने 10 साल बाद अपनी सिफारिशें दी कि आई हैव फाउंड दीज थिंग्स टू बी इम्प्लीमेंटेड, ऐसा रिजर्वेशन दीजिए, ऐसे ऐसे लोगों को दीजिए, हमने पूरी लिस्ट बना ली है। तो गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया अपोजिशन ने वहाँ पे कि आप इस बात को मानिए, इनकी सभी बातें लागू होनी चाहिए, गवर्नमेंट उसमें आनाकानी नहीं कर सकती। तो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इसीलिए ऐसा हो पाया कि अपोनेंट है, अपोनेंट गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर सकती है, ठीक है। और दूसरी बात क्या थी कि कोई भी अगर एक्ट गवर्नमेंट लाती है तो उसको अपोजिशन रिजेक्ट कर सकता है। रिजेक्ट का मतलब उसके खिलाफ डिबेट कर सकता है, और उसको वोट अगर ना दे, उसको पूरे वोट ना मिले जितने चाहिए होते हैं कोई बिल बनाने के लिए, तो बिल रिजेक्ट भी हो जाता है। तो दैट हैपन्स ओनली इन पार्लियामेंट, ठीक है। पुरानी क्लासेस से शायद इस बारे में तुम्हें कुछ याद आ रहा हो, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि ठीक है, पार्लियामेंट जो है अपोजिशन अपोजिट कर सकता है, कोई गलत चीज़ नहीं आ सकती इसके जरिए, और दूसरा क्या, प्रेशराइज कर सकता है गवर्नमेंट को कोई सही काम करने के लिए या गलत काम ना करने के लिए। अब हम जानते हैं इसकी नीड फिर क्या है,
पार्लियामेंट की नीड क्या है। तो पार्लियामेंट को अगर डिफाइन करें हम लैंग्वेज में सही तरीके से, तो पार्लियामेंट इज़ अ सिस्टम ऑफ इलेक्टेड कैंडिडेट्स इन अ कंट्री, ठीक है, जहाँ पे इलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं और वही सुप्रीम पावर होते हैं और उनको इलेक्ट कौन करते हैं, हम लोग, यानी वहाँ की जनता जो होती है, पीपल ऑफ दैट कंट्री। तो क्योंकि लोग करते हैं और लोगों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, सारी पावर उनके पास होती है। ये सब पुराने चैप्टर से रिलेटेड है। तो वो फाइनल अथॉरिटी होते हैं बिकॉज दे हैव सुप्रीम पावर। कोई भी एक्ट लाने का काम हमारे यहाँ पार्लियामेंट करती है और पार्लियामेंट ही किसी एक्ट को ख़राब भी कर सकती है, यानी कैंसिल भी कर सकती है, और पुराने एक्ट को इम्प्रूव भी कर सकती है, ठीक है। बहुत सारे एक्ट्स देखने में आ रहे हैं, जिससे 370 का एबोलिशन अभी हुआ कुछ सालों पहले, इसका बड़ा काम था, तो वो देखा तो पार्लियामेंट से ही हुआ था। तो फाइनल अथॉरिटी उन्हीं के पास होती है। दूसरा क्या है, किसी किसी कंट्री में क्या होता है कि पार्लियामेंट जो होती है वो जो प्रेसिडेंट वहाँ के हैं या प्राइम मिनिस्टर वहाँ के हैं उनकी कॉम्प्लीमेंट्री होती है, यानी पूरी पावर नहीं होती है, वो सिर्फ वहाँ पे कुछ हद तक उनके पास पावर्स होती हैं, वो अपना काम करती हैं और जो प्रेसिडेंट होते हैं वो अपना काम करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ डायरेक्ट एंड फुल कंट्रोल है पार्लियामेंट के पास, यानी पार्लियामेंट से ही कोई हेड होगा, इससे प्राइम मिनिस्टर जो उस देश को चलाएंगे और पार्लियामेंट ही उस देश में सारे रूल्स बनाएगी, ठीक है। तो इसे बोलते हैं डायरेक्ट और फुल कंट्रोल। दूसरा क्या है कि पार्लियामेंट कंट्रोल्स द मनी, ठीक है। तो पार्लियामेंट जो है वो मनी को कंट्रोल करती है। मनी यानी उस देश में जो टैक्स के जरिए सरकार को मनी मिली है उसको कंट्रोल करना, वो कहाँ पे खर्च होगी, किन प्रोग्राम्स के लिए खर्च होगी, और वो पावर पार्लियामेंट के पास ही होती है, ठीक है। दूसरा क्या है, पार्लियामेंट इज़ द हाईएस्ट फोरम ऑफ डिस्कशन, यानी देश के बारे में डिस्कस करने के लिए, वहाँ की पॉलिसीज़, वहाँ की अच्छाइयाँ, वहाँ की खराबियों को दूर करने के लिए डेवलपमेंट प्रोग्राम, जितनी भी चीज़ें समझ में आ रही हैं वो सारी वहाँ की उस डिबेट करने के लिए, उसको लागू करने के लिए वो हाईएस्ट फोरम है किसी भी कंट्री का, ठीक है। तो ये पार्लियामेंट के फीचर हो गए। और अब हम थोड़ा और डिस्क्राइब करेंगे कि पार्लियामेंट जो है वहाँ अपने यहाँ उसको 2 हाउस में डिवाइड कर दिया गया है। कौन से 2 हाउस हैं पहले बता चुका हूँ, अपर हाउस और लोअर हाउस, राज्यसभा, लोकसभा, ठीक है। और यहाँ से हमें लगता है अपर हाउस का मतलब राज्यसभा, तो अपर ज़्यादा पावर होगी उसके पास, ऐसा नहीं है। अपर हाउस, लोअर हाउस दोनों की अलग अलग स्पेसिफिक पावर्स हैं, काम है। तो राज्यसभा क्या करती है, वो स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती है, अपने अपने स्टेट्स को, उनके इंटरेस्ट को ध्यान रखती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट उनके स्टेट्स के लिए सही काम कर सके, तो इसके लिए होता है राज्यसभा। और लोकसभा ये होती है फुल्ली इलेक्टेड बाय पीपल, यानी उसको डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं वहाँ के पीपल को, जो MP सांसद होते हैं। राज्यसभा में ऐसा नहीं होता, उसमें इनडायरेक्टली होता है। तो अब लोकसभा इसमें डायरेक्टली करते हैं, और लोकसभा के पास ज़्यादा पावर होती है अगर देखा जाए तो, क्योंकि सारे फैसले लोकसभा से लिए जाते हैं, ठीक है। और तीसरा है प्रेसिडेंट। 2 हाउस की बात बताया था पहले, प्रेसिडेंट भी इसी का पार्ट होते हैं। तो प्रेसिडेंट इसके अलग होते हैं। कोई भी एक्ट जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों से बन जाता है तब प्रेसिडेंट के पास जाता है साइन होने के लिए, देन इट बिकम्स एन एक्ट। उससे पहले बिल होता है, बिल पे साइन राष्ट्रपति के, तब वो एक्ट बन जाता है, फिर पूरे देश में लागू हो पाता है, ठीक है। तो ये बताया मैंने कि लोअर हाउस यानी लोकसभा के पास ज़्यादा पावर्स होती हैं। वो कौन सी पावर्स होती हैं वो देख लें कि एक तो अगर मान लो कोई डिसीजन गया लोकसभा में, उसके बाद वो जाता है राज्यसभा में, ठीक है। और वहाँ से अगर वो कोई कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हो जाता है कि वो सही से पता नहीं चल रहा है कि वो एक्ट लागू हो पाएगा नहीं हो पाएगा, यानी उसको वोट सही से नहीं मिले हुए हैं राज्यसभा में, तो अगर कॉन्फ्लिक्ट कोई खड़ा होता है डिफरेंस, तो जॉइंट सेशन कराया जाता है लोकसभा और राज्यसभा का, ठीक है। दोनों को एक साथ बिठाया जाता है और दोनों एक साथ ही उस पर वोट देते हैं। और चूँकि लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो राज्यसभा से ज़्यादा होते हैं, अराउंड 545 होते हैं लोकसभा में और 250 होते हैं राज्यसभा में। जब दोनों एक साथ बैठते हैं तो देयर इज़ ग्रेटर पॉसिबिलिटी ऑफ द लॉ बीइंग अफेक्टेड बाय लोकसभा, क्योंकि लोकसभा के मेंबर्स ज़्यादा हैं तो ज़्यादा चांस है कि वो लोकसभा से अफेक्ट हो जाए और फिर वो लॉ बन जाए, ठीक है। अगर इस समझ बात ना आती हो कि कोई एक्ट कैसे बनता है तो फिर से हम इसको क्या बता देंगे। तो दूसरा क्या है, लोकसभा जो है वो मनी से रिलेटेड जो भी एक्ट होते हैं वहाँ पे डोमिनेट करती है, क्योंकि एक्ट बनने का प्रोसीजर क्या होता है समझो। कोई भी बिल जो है वो लोकसभा या राज्यसभा किसी एक में लाया जाता है कि हमें ये नियम बनाना है सर पूरे देश के लिए, तो वहाँ पे उसको
आधे से अधिक वोट एटलीस्ट मिलने चाहिए एमपीज़ के, जो वहाँ पे मेंबर्स हैं वहाँ से, जब वो एक्ट इसको मानते हैं कि हाँ पास हो गया अगर आधे से एक ज़्यादा मिल गया है। उसके बाद फिर वो अगली सभा में भेजा जाता है। अगर लोकसभा में पहले आया था तो अब राज्यसभा में जाएगा, अगर पहले राज्यसभा में आया था तो अब लोकसभा में जाएगा। फिर दूसरे हाउस में जा करके भी उसको आधे से ज़्यादा मिलने चाहिए। जब दोनों जगह से मिल जाते हैं तब उसको पास माना जाता है और फिर जाता है प्रेसिडेंट के पास, वो उस पर साइन कर दें, उसको एक्ट माना जाता है कि अब बिल पहले था वो एक्ट बन चुका है, पूरे देश में लागू माना जाएगा। तो जब मनी का कोई बिल आता है कि किसी काम में पैसे लगाने हैं, कोई ब्रिज है, कुछ भी चीज़ है जो वहाँ से पारित होकर के आनी है, वहाँ से पास होकर के आनी है। सो इन मनी मैटर्स जो लोअर हाउस है, हमारा राज्यसभा है, दैट डोमिनेट्स। क्या मतलब होता है इसका कि पहले वो एक्ट लाया गया लोकसभा में पैसों का कि हमें ये काम के लिए ये चीज़ पैसे इतने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहिए, तो क्या है उसको फिर वहाँ से पास कर लिया गया लोकसभा से, फिर गया राज्यसभा में। तो राज्यसभा अब उसको रिजेक्ट नहीं कर सकती है, सिर्फ 14 डेज़ के लिए उसको रोक सकती है और लोकसभा को वापस कह सकती है कि इस पर दोबारा से यू हैव टू थिंक अबाउट इट, इफ़ देयर इज़ एनी इम्प्रूवमेंट देन यू हैव टू डू इट। लेकिन 14 डेज से ज़्यादा उसको रोक नहीं सकती, तब उसको साइन करना ही पड़ता है। और अदर बिल्स में वो मना भी कर सकती है, यानी कि अगर वहाँ से पास नहीं होता है तो वो बिल आगे नहीं माना जाएगा, उसको वहीं पे कैंसिल माना जाएगा। बट मनी मैटर्स जो होते हैं, मनी बिल्स होते हैं, उनमें ऐसा नहीं हो सकता। तीसरा पॉइंट क्या है कि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो कोई तभी बन सकता है जब उसको लोअर हाउस की मेजॉरिटी मिली हो। ठीक है, लोअर हाउस के मेंबर्स जो हैं आधे से अधिक अगर उसको सपोर्ट करते हैं तभी कोई प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। तो ये पावर लोकसभा के पास होती है, राज्यसभा के पास नहीं होती है। चौथा क्या है कि अगर एक चीज़ होती है नो कॉन्फिडेंस, इसका मतलब जो लोकसभा है अगर उसके मेंबर्स कह दें कि हमें जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उस पर कोई कॉन्फिडेंस नहीं रह गया है, उस पर भरोसा नहीं रह गया, हम अपना हाथ वापस लेते हैं, सपोर्ट वापस लेते हैं, तो गवर्नमेंट गिर जाएगी। यानी वहाँ सारे मिनिस्टर्स को और प्राइम मिनिस्टर को रिज़ाइन करना पड़ेगा और सरकार गिर जाएगी। ये पावर भी सिर्फ लोकसभा के पास है, राज्यसभा के पास नहीं है। सो दिस वर द टॉपिक्स कवर्ड फॉर टुडे। अगर इसमें से कोई भी कन्फ्यूजन होती है देन आई विल बी कमिंग टुमारो, you have to ask to me, I will try to resolve your doubt. Okay.